तो अमूमन सियासत में जो कहा जाता है कि आक्रामकता दिखाइए, बयानों में आक्रामकता दिखाइए, तोमर साहब बहुत कई सालों से हम देख रहे हैं उनका कोई भी ऐसा आक्रामक बयान नहीं होता, लेकिन उनकी रणनीति क्या है ये हम सालों से देख रहे हैं। एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की दी गई है, तो शुरुआत उसी से करते हैं। सर, क्या उम्मीद एमपी के इलेक्शन को लेकर अभी तक जो जनाशीर्वाद यात्रा आज जो संपन्न हुई उसके बाद? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है जो विचारों पर काम करता है। चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है, इसलिए चुनाव लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए बनी है ऐसा नहीं मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहती है। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की अग्रपांत में खड़ा करना चाहती है। मध्य प्रदेश में समग्र रूप से अधोसंरचना विकसित हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। और इन सब विषयों को लेकर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। प्रतिपक्ष में होते हैं तो प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं, और सत्ता पक्ष में होते हैं तो सत्ता पक्ष की भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चुनाव की दृष्टि से पूर्णता की ओर हैं। बूथ पर कार्यकर्ता हो या शक्ति केंद्र पर हो या शीर्ष स्तर पर बैठा हो, सबके पास निश्चित भूमिकाएं हैं। सब मिलकर उन भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं। कार्यकर्ता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बूथ तक का नेटवर्क है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का प्रयत्न करती है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि भिन्न भिन्न मोर्चे और प्रकोष्ठों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिर विधानसभा के सम्मेलन हुए जिनमें लाखों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। फिर जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न हुई जिसका समारोह आज हुआ है। इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से प्रदेश में 5 स्थानों से प्रारंभ होकर लगभग 10,800 किलोमीटर का सफर तय किया। 250 के लगभग बड़ी सभाएं आयोजित की, 600 से अधिक छोटी सभाएं आयोजित की। हजारों स्थानों पर यात्रा को स्वागत और समर्थन मिला। और मैं कह सकता हूं कि ये यात्रा अपने सफलता के सोपान तक पहुंची। आज उसका समारोह था, कार्यकर्ता महाकुंभ था। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका जन्मदिन भी था। और प्रधानमंत्री जी ने उपस्थित होकर आज इस महाकुंभ में लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, नई ऊर्जा का संचार किया। और मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ता यात्रा में मतदान केंद्र से यात्रा से जुड़ा था, वही कार्यकर्ता राजधानी आया और मोदी जी के उद्बोधन के बाद नई ऊर्जा से भरकर अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। और ये पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में विजय सुनिश्चित होगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। सर, बीजेपी का एक मंत्र है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता।
आप लोगों ने इस बार का जो टारगेट फिक्स किया है वो 51% वोट बैंक हासिल करने का किया है। आपको लगता है कि ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा जो 5 अलग अलग जगहों से आपने निकाली, वो इस टारगेट को और जो आपका मंत्र है उन दोनों को पूरा करेगा इस चुनाव से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हमको यह लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए कि जो व्यक्ति आज हमारा विरोध कर रहा है वो कल हमारा मतदाता बने, और जो मतदाता बन जाए वो आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बने, और जब वो समर्थक बन जाए तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यक्रम में यह कोशिश करती है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बने, सभी वर्गों तक पहुंचे और सर्वव्यापी बने, सब क्षेत्रों तक पहुंचे। देश बहुत बड़ा है, हमारी यात्रा भी काफ़ी लंबी हुई है, और इस लंबी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार की दृष्टि से भी देखें तो हम बहुमत वाला राजनीतिक दल केंद्र में हैं, देश के अनेक प्रांतों में हमारी सरकारें हैं, लेकिन हम हर जगह लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारा व्याप्य बढ़ना चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे प्रमुख इकाई बूथ होती है। बूथ पर अगर हम 51% वोट प्राप्त करेंगे तो ये माना जा सकता है कि अधिकतम आबादी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि सभी मिलकर काम करेंगे तो सफलता के नजदीक पहुंचेंगे या सफल भी हो जाएंगे। सर, आप सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी में आपके पास है। आप लगातार घंटों मेहनत भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी करते हैं तमाम कार्यकर्ताओं के जो भी फीडबैक है उन सबको। कौन सा, अभी यात्रा को भी आपने पूरे माइन्यूटली देखा, कौन सा इलाका अगर हम 5 हिस्से में मध्य प्रदेश को बांटे तो कौन सा इलाका आपको लगता है कि ज्यादा चैलेंजिंग है अभी आपके लिए बीजेपी के लिहाज से? मैं समझता हूं जब चुनाव होता है तो चुनाव तो चुनौती होता ही है, और चुनाव को कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और हमारी कोशिश है कि हर सीट हम जीत सकें, इसी दृष्टि से प्रयत्नशील हैं। सर, महिला आरक्षण को लेकर एक बिल संसद के विशेष सत्र में आप लोग लेकर आए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन हम मध्य प्रदेश में देखें तो उमा भारती जी ने एक नई उसमें लाइन जोड़ दी है कि जो आरक्षण हो उसमें जो ओबीसी महिलाएं हैं उनका भी आरक्षण होना चाहिए। महिलाएं आधी हैं, करीब कहा जाता है आधी आबादी उनकी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो वोट बैंक है वो भी करीब करीब इतना ही है। तो क्या लगता है कि ये जो दोनों बातें हैं इनमें आप सामंजस्य राजनीतिक तौर पर जो मुद्दा है उसमें कैसे करेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान हमेशा उत्तम रहा है। आध्यात्म की दृष्टि से भी देखेंगे तो ध्यान में आएगा दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जी का स्थान सर्वोपरि है। आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो दुर्गा भाभी जैसी हमारी अनेक महिला आंदोलनकारी नेताओं ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला काम किया। वैसे भी अगर समाज की परिस्थिति में देखें तो महिला माँ है, महिला बहन है, महिला बेटी है और महिला पत्नी भी है। हमारी संस्कृति में
महिला माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में पूज्य मानी गई है। और पत्नी के बारे में भी हमारी संस्कृति की और आध्यात्म की स्पष्ट मान्यता है कि पत्नी भी उपभोग की वस्तु नहीं है। पत्नी का स्थान भी परिवार में उत्तम किस्म का है और इसलिए महिला सशक्त हों, महिला स्वतंत्र हों और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिले, इससे निश्चित रूप से समाज में मजबूती बढ़ने वाली है। हम परिवार की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति कमाता है तो एक व्यक्ति का वेतन उस परिवार में आता है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों कमाते हैं तो इनकम डबल हो जाती है। तो जब इनकम डबल हो जाती है तो उस परिवार की स्थिति और अच्छी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देश को देखें या प्रदेश को देखें तो स्वाभाविक रूप से अगर हमारी महिलाएं, बेटियां पढ़ेंगी, सशक्त रहेंगी और जहां उनकी भूमिका होगी अच्छे से दूरदृष्टि से वो काम कर सकेंगी, हुनर प्राप्त करके ऊंचे पायदान पर चढ़ सकेंगी, तो महिलाओं का जैसे जैसे योगदान बढ़ेगा देश उतनी ही तुरंत गति से विकसित होगा। और अब मैं समझता हूं कि भारत आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं, हमारी महिलाएं सेना में पहुंच रही हैं, हमारी महिलाएं साइंटिस्ट बन रही हैं, हमारी महिलाएं पुलिस को चला रही हैं, हमारी महिलाएं आईएएस और आईपीएस अफसर हैं और अनेक विधाओं में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से भी महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब हम 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार में आए थे तो पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय में 50% बहनों को आरक्षण देकर मध्य प्रदेश पहला प्रांत बना था। देश भर में कहीं भी इतना बड़े तादाद में आरक्षण नहीं था। और जहां तक हमारा महिला आरक्षण का प्रश्न है तो ये बाकी जितने सीजनल राजनीतिक दल हैं इनका हाल महिला आरक्षण के बारे में वही रहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, और इन लोगों ने कभी भी ईमानदारी से आरक्षण देने की बात नहीं करी। मुझे ध्यान है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बड़ोदरा में आज से 25 साल पहले हुई थी। मेरी पार्टी की उस समय यंग नेता थी सुषमा स्वराज। उन्होंने राष्ट्रीय कार्य समिति में ये प्रस्ताव रखा था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देना चाहिए, और उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसका समर्थन हुआ। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उस प्रस्ताव को पारित किया सर्वसम्मति से। उसके बाद हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कहा कि ये पहला प्रस्ताव है, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई। तो हम लोग उस समय विपक्ष में थे, इसलिए महिला आरक्षण बिल तो हम नहीं ला सकते थे, लोकसभा में विधानसभा में मांग ही कर सकते थे। लेकिन उस कमेटी ने रिपोर्ट किया कि हमने जब सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है तो लोक संसद में जब बिल आएगा तब हम बिल पर बात करेंगे, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो निर्वाचित इकाइयां मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हैं, उनकी कार्य समिति में सदस्यों में भी और पदाधिकारियों में भी 33% आरक्षण होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने निर्णय किया। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का एकमात्र राजनीतिक दल है जिस दल की निर्वाचित इकाइयों में 33% महिला पदाधिकारी और सदस्य होती हैं।
इसके बाद ये बिल जब भी इंट्रोड्यूस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन ही किया। और आपको ध्यान है कि 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये बिल उन्होंने राज्यसभा में प्रस्तुत किया और राज्यसभा में ये पास हुआ। राज्यसभा में पास होने के बाद ये लोकसभा में रिपोर्ट हुआ और लोकसभा में 2010 में ही आ गया था। 2010 से लेकर 2014 तक का कालखंड था जब कांग्रेस चाहती या अन्य विपक्षी दल जो हमारे बारे में आलोचना करते हैं वो चाहते तो इस बिल को पास कर सकते थे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो चाहते ही नहीं थे। और इससे पहले भी आपको ध्यान हो, जितने दल अपने आप को ओबीसी का पक्षधर बताते हैं वो ही दल ऐसे हैं जो इस बिल को कई बार लोकसभा में फाड़ चुके हैं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से भी कि भाई आप जब बिल लाए थे तो उस बिल में ओबीसी था क्या? जब आप लाए तो ओबीसी नहीं था और अब हमसे क्यों मांग कर रहे हो? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके 1300 विधायक हैं, उसमें 35% ओबीसी हैं। मेरी केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें 76 मंत्री हैं, उसमें 76 में से 29% ओबीसी हैं और प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ओबीसी का समर्थक और कौन हो सकता है? सर एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी अपने दर्शकों के लिए देना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी को शायद बेहतर जानकारी होगी कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो आ गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। प्रहलाद पटेल जी का नाम उसमें है और दिल्ली से एक नाम नरेंद्र सिंह तोमर जी का है। मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है कि मुझे जानकारी पुख्ता न हो। क्या ये नरेंद्र सिंह तोमर वही हैं जो इस वक्त मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल जीवंत रूप से 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक दल है। इसका अपना एक संविधान है, इसकी अपनी एक पद्धति है, निर्णय करने की प्रक्रिया है। किसी भी प्रत्याशी का चयन केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से होता है। हमने अभी तक 39 विधानसभा क्षेत्र जो हम पिछले बार नहीं जीत सके थे उनके टिकटों को फाइनल किया है और उसकी घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति ने कर दी है। शेष जो बचे हुए नाम हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विमर्श कर रहा है और विमर्श करने के उपरांत वो जो निर्णय करेंगे वो आपके सामने आएंगे। तो अभी जो जानकारी है क्या वो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा क्योंकि मैं सूची देख नहीं पा रहा हूं। क्या दिल्ली से जो नाम है वो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री देश के जो हैं अभी वही नाम है? क्योंकि सूची सार्वजनिक हो गई है। तो मुझे नहीं मालूम, अभी तो मैं अपना कामकाज निपटा के सीधा आ रहा हूं जी। और कई और नाम भी उसमें है, 39 नाम है। डबरा से इमरती देवी जी का नाम है और अधिकृत जानकारी है जितना मैं कमांड ले पा रहा हूं अभी। तो एक बार आप बता ही देंगे क्योंकि आपको तो जानकारी ना हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पूरा तय तो सारा कुछ आपने मैं किया अभी होगा। कहीं से आ रहा हूं, मैं एक बार देखूंगा उसके बाद ही अपनी टिप्पणी करूंगा। अच्छा, ये एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर, लिस्ट भी आ गई आपकी, 2 लिस्ट आ गई हैं पूरी। जिस तरह से आक्रामक तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी यात्राएं निकल रही हैं, आप तमाम बड़े नेता गली गली घूम रहे हैं, कांग्रेस उस तुलना में उतनी ज्यादा सड़क में नहीं है। क्या वजह लगती है आपको उनके इस इत्मीनान के पीछे? दोबारा बताओ किसके? मैं कह रहा हूं कि जिस आक्रामकता से आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आप तमाम बड़े नेता गली गली जा रहे हैं जितनी तेजी से, उस तुलना में कांग्रेस की ना वैसी रैली हो रही ना वैसी आक्रामकता से प्रचार हो रहा। तो किस इत्मीनान में है आपको लगता है कांग्रेस? क्या आपका आकलन है? देखिए, हम विकास करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, जन सेवा करते हैं तो पूरे समर्पण भाव से करते हैं और जब चुनाव आता है तो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार भी करते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि जनता हमको पसंद करे। सर, आप इतना महत्वपूर्ण तरीके से आपने अपने जितने भी दायित्व रहे हैं अभी तक केंद्रीय मंत्री के तौर पर
वो सारे आपने निर्वहन किए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी किसान आंदोलन के वक्त, पूरे देश को पता है कि सारा निगोशिएशन आप कर रहे थे बतौर कृषि मंत्री। फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का अचानक ख्याल कैसे आया? दिमनी से इस लिस्ट में मैं देख पा रहा हूं कि आपका भी नाम है, क्या विधानसभा चुनाव लड़ रहे? देखिए, मैंने कहा ना, जो पार्टी कार्यकर्ता के बारे में फैसला करती है, कार्यकर्ता उस फैसले का पालन करता है। भारतीय जनता पार्टी में देश सर्वोपरि, दूसरे क्रम पर पार्टी, तीसरे क्रम पर व्यक्ति, ये सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। फिर भी मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये पुख्ता कराना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह जी ही वो नाम है जो दिमनी से इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। सूची हमारे पास अब के तौर पर आ गई है। तमाम जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, ये इस फैसले के पीछे की कोई खास वजह है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सूची में फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भी नाम है, तो जो सेंट्रल में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है पार्टी की? स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो अनेक प्रकार की रणनीति पर काम करता है, और राजनीतिक दल की केंद्रीय चुनाव समिति को अपने कार्यकर्ता के बारे में फैसले करने का अधिकार है। सर, एक जरूर इसी लिस्ट में से, अब ये चूंकि लिस्ट हाथ में आ गई तो सवाल जाहिर है कि बहुत सारे बन गए। 3 केंद्रीय मंत्री मैं देख पा रहा हूं, अभी तक 4 सांसद मुझे दिख गए, राकेश सिंह सांसद, रीति पाठक भी है, गणेश सिंह भी। तो आपके पास तो एमएलए हैं ऑलरेडी जो वहां अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपके समेत इन सबको मैदान में लाने के पीछे कोई खास वजह, कोई खास रणनीति? जाहिर है कि लिस्ट तो आपने ही तय की होगी, आपने ही बनाई होगी जब बनी होगी तो। सभी जगह पर अच्छे आदमियों की जरूरत होती है। ये अच्छे चेहरे कमाल दिखाएंगे इस बार 2023 में, 2024 से पहले? देखिए क्या होता है। आपने इतने व्यस्त में, आप चेहरे से देख सकते हैं तोमर साहब के चेहरे पर थकान, और ये थकान बीते कई दिनों से वो जो यात्रा निकाल रहे हैं उसकी है। आज एक बहुत बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, इसके बावजूद हमारे अनुरोध पर पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह तोमर साहब का। और दर्शकों के लिए ये जरूर के बहुत दिलचस्प हो जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव। जो लिस्ट अभी हमने यहाँ पर देखी उस लिस्ट के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका, आभारी हैं हम आपका।